हमने कल सेमीकंडक्टर पढ़े थे। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है, ये प्योर वाले होते हैं। कौन से हैं ये? प्योर। प्योर के केस में इसमें केवल और केवल 10 की पावर 8 एटम्स पे 1 इम्प्योर एटम होगा। प्योर के केस में 10 की पावर 8 पे 1 इम्प्योर। जब हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो ये इम्प्योरिटी जो होती है इम्प्योर, या जिसकी हम डोपिंग करते हैं, हम अलग से कोई एलिमेंट डाल देते हैं, वो डोपिंग होगी 10 की पावर 6 पे 1। यहाँ तक ठीक है। इसमें नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को तो n से दिखा रहा हूं और होल को p से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, p फॉर पॉजिटिव होल के लिए, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल होते हैं और यहाँ एक रूल काम करता है, np इक्वल टू ni स्क्वायर। रूल तो ये सब में काम करता है, लेकिन np इक्वल टू ni स्क्वायर यही बता देते हैं। अब जो इम्प्योरिटी होती है, ये इम्प्योरिटी किस तरह की डाली है आपने, ठीक है ना। अगर वो आपने ट्राइवेलेंट डाली है, पेंटावेलेंट डाली है, उसके ऊपर आपका अलग अलग तरीके का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। एक होगा पी टाइप और एक होगा एन टाइप। जो पी टाइप होगा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके लिए ट्राइवेलेंट डोपिंग करेंगे, जो डोपिंग करेंगे ट्राइवेलेंट की। जो एन टाइप होगा इसके अंदर करेंगे पेंटावेलेंट। अब ये ट्राइवेलेंट कौन होता है, यहाँ पे ट्राइवेलेंट होता है आपके लिए एल्यूमिनियम, ठीक है ना। और पेंटावेलेंट कौन होता है आपके लिए फास्फोरस, ठीक है ना, ये फिक्स। अच्छा, जब पी टाइप बनाते हैं तो नंबर ऑफ होल मेजॉरिटी के होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी के। तो होल कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो पी जिनको होल बोलते हैं, होल होते हैं पॉजिटिव टाइप, जो क्या हो जाते हैं मेजॉरिटी। मेजॉरिटी होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पी टाइप, ठीक है ना। इसमें कौन होते हैं मेजॉरिटी वाले, एन टाइप, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो जाते हैं माइनॉरिटी, होल हो जाते हैं माइनॉरिटी। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव टाइप, ये हो जाते हैं यहाँ पे माइनॉरिटी और यहाँ पे। अब दोनों ही चाहे बनाने के टाइम पे ये दोनों ही क्या होते हैं आपके लिए उदासीन, या जिनको बोलते हैं न्यूट्रल। ना तो इस पे कोई चार्ज होगा, ना इस पे कोई चार्ज होगा। लग रहा होगा कि होल ज्यादा है, पॉजिटिव वाले ज्यादा है, इन पे कोई चार्ज होना चाहिए, लेकिन चार्ज कोई सा ही नहीं होगा। ये भी क्या है, नॉर्मल आपके न्यूट्रल है, और ये भी क्या है, न्यूट्रल। यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इससे डायोड, ठीक है ना, पी एन डायोड, पी एन डायोड। अब ये पी एन डायोड क्या चीज है, देखो हम क्या करेंगे, पी और एन टाइप इन सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि ये इस तरफ तो लगाएंगे कि पी टाइप, और इस तरफ लगा देंगे एन टाइप, ठीक है। अब जब पी टाइप होता है तो पी टाइप में कौन ज्यादा है, होल, तो होल ज्यादा बना दो यहाँ पे, और एन टाइप में कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बना देंगे। अच्छा, पी टाइप में माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कम बना दो, बनाओ लेकिन कम। और इसमें भी क्या करेंगे, होल होगी माइनॉरिटी। ये तो हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब ज्वाइन होते ही क्या होगा, होल किसकी तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन होल की तरफ, जो भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां कूदना शुरू हो जाएंगे, एन टाइप से कहां आएंगे, पी टाइप। सोचो, जब ये एन टाइप से पी टाइप आएंगे तो बीच में क्या होगा कि ये हो जाएगा न्यूट्रल का, मतलब कि यहाँ के होल और यहाँ के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, इधर के होल और इधर के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो ये कैसा बना है, आप देखो, यहां होल रह गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहां तक ठीक है, होल इलेक्ट्रॉन। ये पी टाइप था, ये एन टाइप था। लेकिन ये जो बीच में लेयर बनी है इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन
लेयर। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, जब ये डिप्लीशन लेयर होती है, डिप्लीशन लेयर का मतलब है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन किधर फ्यूज हो गए हैं, इस तरफ के होल के साथ में। तो जब ये डिफ्यूजन लेयर बनी, डिफ्यूजन लेयर, डिफ्यूजन नहीं, डिप्लीशन लेयर बनी, डिप्लीशन लेयर बनी, इस केस में यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं? इस तरफ, इस तरफ मूव कर रहे हैं। जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है, करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है। तो अभी करंट किधर से किधर फ्लो हुई थी? पी से एन की तरफ, ठीक है ना। तो पी से एन की तरफ जो करंट फ्लो हो रही है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा एक वर्ड आएगा? एक तो आएगा डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर कौन है? ये वाली, ठीक है ना। ये जो बीच की लेयर बनी ना, डिप्लीशन लेयर, और एक वर्ड आया डिफ्यूजन करंट। ये कहां से कहां जा रही है? पी से एन, ठीक है। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि जब पी और एन को ज्वाइन करते हैं तो जो करंट फ्लो होती है, इनिशियली जो करंट फ्लो होती है वो कौन सी करंट होती है? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूज कर, देखो वर्ड क्या है? डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब डिफ्यूज करना, खत्म कर देना, ठीक है ना। तो इस वर्ड का मतलब ये है डिफ्यूजन करंट। ये क्या करती है? जो ये बीच की लेयर के जितने भी आ रहे हैं इनको खत्म कर देती है, और इलेक्ट्रॉन आपस में फ्यूज होकर एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। अब सोचना, ये पहले पी टाइप था, ये न्यूट्रल था, पी टाइप था, ये न्यूट्रल था, और एन टाइप था, वो भी कैसा था? न्यूट्रल। लेकिन इधर का इलेक्ट्रॉन इधर कूद गया, तो ये कौन सा बन जाएगा इधर की लेयर में? पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो इधर भाग गए, ठीक है। तो ये वाली लेयर कैसी हो गई? पॉजिटिव। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये वाली लेयर कैसी हो जाएगी? अब नेगेटिव। तो ये जो डिफ्यूजन लेयर है, इस डिफ्यूजन लेयर में अब आप सोचोगे कि सर ये सारे इधर क्यों नहीं आ जाते? सारे के सारे इधर क्यों नहीं आ जाते? इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। जब ये सारे के सारे इधर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये जैसे ही डिफ्यूजन लेयर बनी तो एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है, और जो नेगेटिव होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लो होता है। मतलब पोटेंशियल के टर्म्स में इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो हो जाएगा। पोटेंशियल कैसे आता है? KQ/R, ठीक है ना। अब Q की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव का रहेगा, Q की वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव का रहेगा। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाई होगा, नेगेटिव लो होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनेगा, देखो इस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इस तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इस तरफ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल तो है हाई, और यहाँ का पोटेंशियल आ रहा है आपके पास लो, और ये पोटेंशियल का गेप है, इधर का पोटेंशियल हाई, इधर का पोटेंशियल लो, और ये जो गेप बना है इनका डेल्टा, इसे बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल बैरियर का देखो मीनिंग समझना। यहाँ पे जैसे हम जाते हैं सड़क पे, पुलिस वाले ने अपना बैरिकेड लगा लिए, जो वो बैरियर है, बैरियर को अगर जैसे मेरे जैसे लंबे हो तब तो क्या ऊपर से कूद जाओगे, है ना। अब अक्षय जैसे नाटे हो तो क्या करोगे? कूद नहीं सकते, ठीक है ना। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो तो क्या करता है? कूद जाता है, ठीक है। जिसके पास एनर्जी कम होती है वो नहीं कूद सकता है। अब यहाँ के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास अगर एनर्जी ज्यादा होती तो ये इधर कूद जाते, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसे उल्टा चलना पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर बीच में आने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वापस उधर भेज देता है। ये पॉजिटिव वाला होल इधर आने की कोशिश करता है तो होल को वापस इधर भेज देता है। तो इनके पास अगर एक्स्ट्रा एनर्जी होती तो कूद जाते, लेकिन अब इनके पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी बची नहीं कि ये कूद सके। तो एक टाइम आएगा जहां पे क्या होगा? डिफ्यूजन करंट स्टॉप हो जाएगी। डिफ्यूजन करंट स्टॉप हो जाएगी तो ये डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। जब हम मार्केट से सेमीकंडक्टर परचेज करके लेके आएंगे तब वो हमको इसी तरह का मिलेगा, ठीक है। इसमें एक डिफ्यूजन लेयर बनी हुई होगी, अंदर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल इस तरफ का हाई होगा और इस तरफ का लो होगा। हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रॉन कूद नहीं सकता, या लो से हाई की तरफ आपका होल जा नहीं सकता। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। अब मान लेते हैं ये पोटेंशियल बैरियर कितना है? 0.5 वोल्ट का। मान लेते हैं एक बार सिंपल केस के लिए, कितने वोल्ट का है? 0.5 वोल्ट का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जब हम लेके आते हैं, ये तो पीएन डायोड बना दिया है हमने, ये तो हमने पीएन डायोड बना दिया। अब हम इसको लगाएंगे बैटरी के साथ में,
और बैटरी से हम इसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, इन दो में से कोई एक क्वेश्चन तो आपके पक्का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, पक्का, ठीक है ना, ये गारंटीड है। लगभग हर साल में एक बार क्वेश्चन आ ही जाता है, एक बार छोड़ के एक बार, और इस बार भी ये इजी टॉपिक है इसलिए पूछ ही लिया जाएगा। अब देखना, जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैसा होता है। ये हमारा डायोड है, इसको हमने एक बैटरी लगा के कनेक्ट कर दिया, और हम इस बैटरी के साथ में यहाँ क्या कर रहे हैं, वोल्ट मीटर और एमीटर सब मेजर कर रहे हैं ना, वोल्ट मीटर और यहाँ पे एक एमीटर सब लगा रहे हैं। ये बन रखी है डिप्लीशन लेयर बीच के अंदर, ठीक है, होल होल। ये बीच की डिप्लीशन लेयर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का है। ये हमने एक वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी लगा दी है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि मैं इसका वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ। इसमें रेगुलेटर है, 0.1 लगा सकता हूँ, 0.2 लगा सकता हूँ, 0.3 लगा सकता हूँ। अभी जो पोटेंशियल बना हुआ है ना, ये पोटेंशियल 0.5 वोल्ट इस तरफ का बना हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का बना हुआ है। हम बैटरी से क्या करते हैं, उस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश करते हैं। तो सोचो, इधर से 0.5 वोल्ट आ रहा है, इधर से अगर मैं 0.1 लगाऊं, इधर से मैं 0.1 लगाऊं, तो नेट वोल्टेज कितना मिलेगा मुझे, 0.4। इधर से 0.5 आ रहा है, इधर से 0.1 आ रहा है, तो कितना हो गया नेट वोल्टेज 0.4। तो ये डिप्लीशन लेयर के अंदर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.4। क्या खत्म हुई अभी तक लेयर? नहीं, खत्म नहीं हुई अभी तक, ठीक है ना, अभी तक खत्म नहीं हुई, बस ये क्या हो रही है, पतली होती जा रही है। क्या होती जा रही है, पतली। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस में इसको रखने की कोशिश करते हैं तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, थिनर। डिप्लीशन लेयर क्या होने लगेगी, थिनर, ठीक है। अब मैंने 0.1 से लेके क्या कर दिया, 0.2 कर दिया, 0.2 कर दिया, तो अब मुझे नेट इफेक्ट कितना मिलेगा, 0.3 वोल्ट का, और वो भी उल्टा ही मिलेगा भी, क्योंकि इधर से आ रहा है 0.5 और इधर से आ रहा है 0.2, तो कितना बना टोटल 0.3। ये जो 0.3 बना ये अभी भी इसी तरफ का है। क्या अभी भी करंट फ्लो होगी? नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों? करंट तो तब फ्लो होगी ना जब इधर का होल उधर जाए और इधर का इलेक्ट्रॉन इधर रहे। अभी भी क्या है, वो बैरियर बना हुआ है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो, मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन करंट मुझे मिल ही नहीं रही है। तो शुरुआत में मेरे को मिल ही नहीं रही है करंट। वोल्टेज तो इंक्रीज कर दिया लेकिन करंट अभी 0 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने और इंक्रीज किया, 0.3 किया, 0.4 किया, ठीक है ना। अब 0.4 करने से नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, देखो इधर से 0.5, इधर से 0.4, डिप्लीशन लेयर कितनी होगी, 0.1 है। तो डिप्लीशन लेयर पतली होती जा रही है। तो जब ये पतली हो रही है तो सोचो कि कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो छोटे से बैरिकेड को कूद जाए, वो छोटे से बैरिकेड को कूद जाए। बस देखो, बैरिकेड की पहले हाइट ज्यादा थी, बैरिकेड की पहले हाइट ज्यादा थी, तो क्या करता था, कोई है ना लंबा आदमी आता था तो ही कूद सकता था, मतलब जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो तो कूद जाता था। लेकिन अगर बैरिकेड छोटा कर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घटाया जाए, उसकी बैरिकेड की हाइट कम करी जाए, तो क्या होगा, उससे छोटे आदमी भी कूदने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बच्चा थोड़ी कूद जाएगा, बच्चा तो नहीं कूदेगा। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास में एनर्जी का लेवल तो सेम नहीं है, तो जिनके पास में ज्यादा एनर्जी का लेवल होगा वो तो कूद जाएंगे, और कूदते ही क्या शो हो जाएगी आपको, करंट। कूदते ही क्या शो हो जाएगी आपको, करंट। अच्छा, तो हमने जैसे जैसे इसको पहले 0.1 किया, 0.2 किया, 0.3 किया, फिर 0.4 किया, 0.5, ठीक है ना। तो जब डिप्लीशन लेयर का ये जो आपके पोटेंशियल बैरियर आ रहा है ये 0.5 का है। डिप्लीशन लेयर का जो पोटेंशियल बैरियर है वो कितना है, 0.5 का। ये 0.5 नहीं पहुंचा लेकिन 0.4 पहुंचा, तब भी क्या है, थोड़ी थोड़ी करंट आना शुरू हो गई। 0.35 से भी आना शुरू हो गई, 0.40 से भी आना शुरू हो गई। तो हमने जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज किया, धीरे धीरे क्या है, पहले तो 0 थी लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज करी, ठीक है। और ये इंक्रीज इस तरह से करके जैसे ही मैं 0.5 आया, अब 0 होगी, अब करंट फ्लो हो सकती है, थोड़ी होगी, फिर और जैसे मैंने और ज्यादा लगा दिया पोटेंशियल, जैसे मान लो इधर लगा दिया 0.8 लगा दिया। अब नेट इफेक्ट कितने का आ रहा है, 0.3 का। अब इसकी वजह से तो करंट फ्लो भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से जो अगर नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना शुरू कर रहा है, और इधर से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होल्स को धक्का मारना शुरू कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, होल उधर भागेंगे, भागते भागते क्या होगा, इनमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका, शुरुआत में तो
इसके पास में चल रहा था और धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और अचानक से जल्दी जल्दी इंक्रीज करना शुरू होगा। मतलब अब आप थोड़ा सा वोल्टेज लगाओगे तो भी करंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा सा वोल्टेज लगाओगे तो भी करंट ज्यादा हो जाएगी। अब ये जो शेप दिख रही है आपको, ये किसकी शेप है? घुटने की, ठीक है ना। तो अपना घुटना होता है ना, इसी शेप का दिखता है। तो ये जो घुटने की शेप है, इसलिए यहाँ पे जहां से वोल्टेज चेंज होना शुरू करते हैं, इस वोल्टेज को इन्होंने बोल दिया नी वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको? नी वोल्टेज। अब आपको लगेगा कि नी वोल्टेज और पोटेंशियल बैरियर वाला वोल्टेज सेम होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल बैरियर और नी वोल्टेज दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना, इनको सेम मत लिखना। बस होती इनकी वैल्यू आसपास की है, होती इनकी वैल्यू आसपास की, होंगे दोनों अलग अलग लेकिन होंगे आसपास के। तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बना, इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। क्या बोलेंगे इसको? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जब हम फॉरवर्ड में वोल्टेज लगाते हैं तो पहले हम शुरुआत में कम वोल्टेज लगाते हैं तो करंट मिलता ही नहीं है, फिर धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो थोड़ी थोड़ी करंट मिलना शुरू होती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि डिप्लीशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाती है, और जब डिप्लीशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाती है उस केस में आपके पास क्या होगा? करंट जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगी। तो ये जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगी, ये हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। फॉरवर्ड समझ में आ गया सबको? कैसे किया मैंने ये, ठीक है। जब फॉरवर्ड करोगे तब ध्यान रखना, ये इस तरह से डायग्राम भी बनाने होंगे आपको, और डायग्राम के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ये जो करंट आएगी वो आएगी मिली एम्पियर में। किसमें आएगी? ये मिली एम्पियर में। और ये जो वोल्टेज चल रहा है 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट ऐसे ही चलाना है आपको, ठीक है ना। हालांकि एग्जांपल्स में नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है ना, ये तो केवल समझाने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आपको इसी तरह की वैल्यू मिलती है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो। अच्छा, अब सोचो कि जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था, तो ओम्स लॉ में V और I का कर्व कैसा आना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन, ये V और I, और इसका जो ये स्लोप होता था tan थीटा, वो आता था 1/r। 11th वालों को कुछ ऐसा पता नहीं है, लेकिन जो 12th वाले हैं उनको पता होगा, ठीक है। ओम्स लॉ ने क्या बोला था? ओम ने क्या बोला था कि जो वोल्टेज और करंट है ये एक दूसरे के क्या चलती है? प्रोपोर्शनल चलती है, और जो ये कर्व आता है ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या आपको स्ट्रेट लाइन मिला? नहीं। तो ये वाला जो डिवाइस होता है ये किसके लिए है? कंडक्टर्स के लिए। और ये किसके लिए निकला है? सेमीकंडक्टर। तो जो कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। क्या बोलते हैं उनको? ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अनोमिक डिवाइसेस, ठीक है ना, या नॉन ओमिक या अनोमिक ओमिक डिवाइसेस। तो अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अनोमिक या नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती है? सेमीकंडक्टर वाली होती है। यहां तक समझ में आ गया? इसमें क्या क्या फर्क होता है ओमिक और नॉन ओमिक में? क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करती है तो इनका VI कर्व क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। यहां तक तो बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके साथ में, अब हम फॉरवर्ड में तो करवा लिया, अब रिवर्स में करवाते हैं। देखो होता क्या है, जब आपके पास एक वायर होता है, वायर आपने कॉपर का वायर लिया, ये कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर में इधर से करंट डाली, इधर से निकल गई। जब इधर से करंट डाली तो इधर से निकल गई, ठीक है ना, ये तो काम सही था। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा हो जाएगा, इधर से करंट डाली, करंट जा रही है ना, देखो करंट तो जा रही है, लेकिन जब हम इसमें रिवर्स में करवाएंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी। अब रिवर्स का काम करवाते हैं हम, तो रिवर्स में देखो कैसे करते हैं। अब देखो रिवर्स में कैसे करते हैं। हाँ बोलो, पूछना कुछ? यहाँ तक कुछ नहीं पूछना। ध्यान रखना, जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में 2 पेज में मिला के लिखी हुई है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि सर ने तो 10 मिनट में बता दी, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 पेज में लिखी हुई है एकदम थ्योरी के अंदर, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जब हम इसी सर्किट को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब बैटरी उल्टी लगा दो। अब यहाँ पे तो हमने ये ले लिया सेमीकंडक्टर, इसमें डिप्लीशन लेयर बनी हुई है पहले से, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव।
बातें। देखो अब हमने जो बैटरी लगाई, देखो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ था, करंट ऐसे जानी थी, ठीक है ना। अब की बार करंट कैसे जानी है, उल्टी। अब की बार देखो, पहले जब जा रही थी तो सोचो ये नेगेटिव टर्मिनल बना था, तो नेगेटिव टर्मिनल से इसने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया था, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, होल इधर जा रहे थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर माइनॉरिटी कुछ नहीं करेगी, माइनॉरिटी होल है तो होल तो उधर जाएंगे और इधर के इलेक्ट्रॉन है तो इधर आएंगे, माइनॉरिटी से करंट फ्लो नहीं। यहां पर जब करंट फ्लो हुई वो किससे हुई, मेजॉरिटी से। यहां से जो करंट फ्लो हुई वो किससे हुई, मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी कौन था, इधर का होल था और इधर का इलेक्ट्रॉन। तो फॉरवर्ड बायस की जो करंट होती है, फॉरवर्ड बायसिंग की जो करंट होती है वो किस में होती है, मेजॉरिटी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, मेजॉरिटी की वजह से। अब की बार देखना, अब की बार हमने इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, तो इधर बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। अब सोचो पहले से इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और हम खुद क्या कर रहे हैं, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और बना रहे हैं, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब सोचना इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे और होल उधर जाएंगे, ठीक है। इधर से नेगेटिव की वजह से होल तो इधर आएंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उधर जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगी, जो डिप्लीशन लेयर, ये पहले तो उस वाले केस में क्या हो रही थी, पतली होती जा रही थी, अब के वाले केस में क्या होगी, मोटी होती जाएगी। तो अब क्या करेगी, ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी। लेकिन इस डिप्लीशन लेयर को पार कौन कर सकता है, ये माइनॉरिटी वाले पार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन्स का पुश आ रहा है, इधर से नेगेटिव टर्मिनल का पुश आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उधर भागना शुरू होंगे और होल इधर भागना शुरू होंगे। तो अब आपको करंट कैसे मिलेगी, इस तरफ से, ये करंट मिलेगी आपको इस तरफ से, ठीक है। अब की बार क्या हुआ, देखो मेजॉरिटी ज्यादा थे तो करंट ज्यादा फ्लो हो सकते थे, लेकिन माइनॉरिटी क्या है, नंबर्स में कम है, तो अब करंट भी कम फ्लो होगी। करंट का फॉर्मूला याद हो तो dq अपॉन में dt, मतलब कि एक सेकंड में कितने चार्ज कैरियर्स आगे जा सकते हैं। अब सोचो मान लो कि आपके पास में मेजॉरिटी में तो है 10 लाख इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो कराओगे तो एक सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर सकते हैं, एक सेकंड में 10 भी कर सकते हैं, एक सेकंड में 20 भी कर सकते हैं, एक सेकंड में लाख भी कर सकते हैं, ठीक है, और 10 लाख भी कर सकते हैं। यहां तक तो बात सही है। करंट आप इंक्रीज करवा सकते हो, एक सेकंड में ज्यादा चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट भी ज्यादा हो जाएगी। यहां तक तो ठीक था। अच्छा, अब जब माइनॉरिटी के केस में मान लेते हैं माइनॉरिटी कितने हैं, 10, वो थे 10 लाख, तो ये कितने हैं 10। जब ये 10 ही है तो आप एक इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करवा सकते हो, 2 से करवा सकते हो, 3 से करवा सकते हो, मैक्सिमम कितने करवा सकते हो 10। एक सेकंड में 10 ही फ्लो कर सकते हैं, क्या एक सेकंड में 12 फ्लो कर पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके लिए जब करंट फ्लो होगी तो करंट तो मिल जाएगी, कोई बात नहीं, करंट एक तो अमाउंट में कम होगी क्योंकि अब ये 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकती है, और इसका एक सैचुरेशन लेवल है, इस लेवल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो जब हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाते हैं तो अब मैं इसको उल्टा बनाऊंगा। उल्टा इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मैंने बैटरी को पलट दिया है, तो इसके लिए रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव का, मतलब हम इधर का शो कर रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव का, इधर का शो करते तो पॉजिटिव। अब ये जो करंट आएगी इस तरफ आ जाएगी, तो शुरुआत में मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से वोल्टेज इंक्रीज करता जाता हूं, तो करंट भी इंक्रीज होती है। लेकिन कब तक, जब तक कि सैचुरेशन लेवल नहीं आ जाए। सैचुरेशन लेवल कब आएगा, नंबर ऑफ माइनॉरिटी अगर रीच कर गई कि इतनी ही माइनॉरिटी करंट दे सकती है, मान लेते हैं माइनॉरिटी कितनी है 10, तो 10 के बराबर करंट आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इससे ज्यादा अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो उस केस में सैचुरेशन आएगी, तो पहले तो वोल्टेज इंक्रीज करता है, लेकिन एक थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, वोल्टेज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। वोल्टेज तो इंक्रीज होने लग गया लेकिन करंट सैचुरेशन, इससे ज्यादा करंट नहीं आएगी। अच्छा, अब आपने फिर भी वोल्टेज देते रहे तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते जा रहे। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर जाके हीट में कन्वर्ट हुई, और हीट ने क्या किया, बॉन्ड तोड़ दिए। कल मैंने सिखाया था कि जो नॉर्मली बॉन्ड टूट रहे हैं वो किसकी वजह से टूट रहे हैं, हीट की, थर्मल एनर्जी की वजह से। अब जब इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट किससे हुए, माइनॉरिटी क्रिएट किससे होती है, बॉन्ड टूटने से। अब हमने इतना ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया, बैटरी में वोल्टेज इतना लगा दिया कि जो सेमीकंडक्टर्स के बॉन्ड है वो टूटने लगे। जब बॉन्ड टूटने लग जाए तो क्या क्या बनेगा, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बनेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बनेंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बनेंगे, तो मान लो कि पी टाइप के लिए बात करें,
होल ज्यादा बन जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, क्यों, होल तो पहले ही ज्यादा थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और बन गए तो माइनॉरिटी इंक्रीज होगी। इसके लिए भी ऐसा ही सेम, इसके लिए भी क्या है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन होल इंक्रीज हो गए उससे फर्क पड़ जाएगा। तो माइनॉरिटी इंक्रीज होने से तो ये जो करंट फ्लो हो रही थी ये माइनॉरिटी की करंट थी, तो माइनॉरिटी की करंट इंक्रीज होने लगेगी। तो एक टाइम आएगा जब बॉन्ड अचानक से टूटना शुरू होंगे, इसे हम बोलेंगे ब्रेकडाउन। इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन। जो बॉन्ड टूट रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा जहां पे जाके क्या होगा, आपके ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो पोटेंशियल होगा हम इसको बोलेंगे ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहां तक सही है। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होगा, करंट अचानक से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वापस से सुनना, यहां पे क्या आता है, नी वोल्टेज, और यहां पे क्या आता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां नी वोल्टेज में क्या होता है, करंट अचानक से बढ़ना शुरू होगी। अब शुरू होगी कौन सी वोल्टेज से, नी वोल्टेज से। कब, फॉरवर्ड बायस में। जब रिवर्स बायस में बात करते हैं करंट कब बढ़ना शुरू होगी, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा। यहां तक समझ में आ गया, ओके। ये दोनों टर्म्स अलग अलग है आपके लिए, ध्यान रखना। अच्छा, अब जब ये आता है तो ये जो करंट है ये किसकी वजह से है, माइनॉरिटी की वजह से। ये वाली करंट किसकी वजह से, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी की करंट, माइनॉरिटी तो है ही कम, तो माइनॉरिटी की जो करंट आएगी वो माइक्रो एम्पियर में आएगी। किसमें आएगी, तो आप जब ये डायग्राम बनाओगे तो यहां ध्यान रखना है, यहां मिली एम्पियर लिखा है तो यहां माइक्रो एम्पियर, यहां तो वोल्ट, यहां तो वोल्ट चलने दो, वी का वी ही चलने दो, लेकिन यहां पर आपको माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर शो करने पड़ेंगे। अब आपको एग्जाम में क्या है, केवल डायग्राम ही डायग्राम पूछ लिया कि आप तो केवल फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के डायग्राम बना रहे हो, तो आपको ये दोनों डायग्राम एक ही ग्राफ पे बनाने होंगे। एक ही ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, ऐसे लाइन खींचती, ठीक है, इधर तो फॉरवर्ड का V और I किस में होगा, मिली एम्पियर में। इधर क्या होगा, रिवर्स का I और रिवर्स का वोल्टेज, इधर हो जाएगा माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, जब ये बनाएंगे तो इस तरह से पहले तो थोड़ा सा सीधा चलाओगे और फिर थोड़ा थोड़ा, फिर अचानक से इंक्रीज, ये वाला ग्राफ, ठीक है ना। जब रिवर्स में बनाओगे तो शुरुआत में थोड़ा सा कम और फिर ऐसे फॉरवर्ड आगे लेके, ये ग्राफ इसी तरह से सुंदर सुंदर बनाने हैं आपको, ठीक है, मस्त मस्त। ठीक है, ये होंगे रिवर्स की। ये वाली जो करंट होती है, ये वाली जो करंट, इसे आप बोल सकते हैं सैचुरेटेड करंट। क्या बोल सकते हैं इसको, सैचुरेटेड करंट। ये वाला ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। अब ब्रेकडाउन करने के दो तरीके होते हैं, ब्रेकडाउन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एवलांच ब्रेकडाउन, दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन। कौन सा, पहला एवलांच, दूसरा होता है जेनर। एवलांच के लिए मैंने बताया था, आपने कार्टून्स में देखा होगा, ऐसे ना पहाड़ होता है बर्फ का, ऊपर से एक छोटा सा गोला घुमाते हैं, फिर वो बड़ा होता जाता है और फिर वो टॉम एंड जेरी को लेके चला जाता है, ठीक है ना, आदमी उसी के अंदर साथ में चला जाता है। तो वो जो ऐसे आ रहा है बर्फ, और कभी कभी होता है ऐसे ना पहाड़ टूटता है और पहाड़ टूट के नीचे की तरफ फिसलना शुरू होता है। बर्फ का पहाड़ है, गर्मी की वजह से फिसल गया और नीचे बहना शुरू हो गया। हम इसको क्या बोलते हैं, एवलांच। इसको क्या बोलते हैं, एवलांच। तो ये जो एवलांच होता है, एवलांच देखो अचानक से, पहले थोड़ा सा शुरू हुआ और अचानक से ज्यादा हो जाता है, तो यही काम यहां होता है। तो अगर बॉन्ड टूटने की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, किसकी वजह से, बॉन्ड में, और बॉन्ड किसके, सेमीकंडक्टर के खुद के, सेमीकंडक्टर के खुद के। सोच रहा, सेमीकंडक्टर के खुद के मतलब सिलिकॉन और सिलिकॉन का बॉन्ड टूटेगा, तब जो होल और इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं उनकी वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है, उनकी वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है। मतलब वो ब्रेकडाउन किसका हुआ है, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच का हुआ है, बॉन्ड का, और वहां से होल और इलेक्ट्रॉन मिले, तब जो ब्रेकडाउन हो रहा है, तब ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसे हम बोलेंगे एवलांच ब्रेकडाउन। तब क्या बोलेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने खुद से भी तो अलग से डाल रखा है, पी टाइप बनाने के लिए एल्यूमिनियम और एन टाइप बनाने के लिए फास्फोरस। तो अगर फास्फोरस या एल्यूमिनियम ये जो बॉन्ड बना रहे हैं सिलिकॉन के साथ में, मतलब डोपिंग का जो एलिमेंट है, डॉप एलिमेंट क्या बनाए, जो बॉन्ड बनाए वो टूटने लग जाए, तब कौन सा ब्रेकडाउन होगा, जेनर ब्रेकडाउन। तब कौन सा होगा, जेनर ब्रेकडाउन। तो जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो किसकी वजह से होता है, सेमीकंडक्टर के खुद की वजह से हो जाता है। और जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो किसकी वजह से होता है, डोपिंग एलिमेंट की वजह से। तो डोपिंग एलिमेंट आप कम या ज्यादा करके जेनर ब्रेकडाउन को ऊपर नीचे करवा सकते हो,
ठीक है ना। अगर आपने ज्यादा एल्यूमिनियम ज्यादा डोपिंग कर दी तो हो सकता है जेनर ब्रेकडाउन जल्दी से अचीव हो जाए, और अगर आपने कम डोपिंग करी तो जेनर ब्रेकडाउन लेट अचीव होगा। तो जेनर ब्रेकडाउन याद रखना, क्योंकि स्पेशल पर्पस डायोड आते हैं, वहां से एक अलग से जेनर डायोड निकलेगा, वहां पे हम इसके बारे में वापस से पढ़ने वाले होंगे, पर वहां पे तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है या जेनर डायोड कैसे काम करता है। तो जेनर डायोड कैसे काम करता है, वो जेनर ब्रेकडाउन पे काम करता है। तो ब्रेकडाउन कितने तरह के, दो तरह के, एक तो हो गया एवलांच। एवलांच में क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर होगा उसके खुद के बॉन्ड टूट रहे होंगे। दूसरा क्या है, जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होगा कि जो आपके लिए डोपिंग एलिमेंट है उस एलिमेंट का बॉन्ड टूट रहा होगा, उस एलिमेंट का सिलिकॉन के साथ जो भी बॉन्ड बना दिया वो टूटने लग जाए, तब कौन सा हो गया, जेनर ब्रेकडाउन। ये हो गया आपके लिए पी एन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछें। हाँ देखो, जब पी और एन टाइप अलग अलग बन गए थे तो हमने क्या लिया, इनको साथ में रखा। जैसे ही साथ में रखेंगे तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके होल पास पास आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, होल के पास, ठीक है ना। शादी कर लेंगे आपस में, ठीक है, ये आके शादी कर ली इन्होंने, शादी कर ली। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए, ये क्या हो गए, डिफ्यूज। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला तो करंट किधर बनी, आगे की तरफ, पी से एन की तरफ। इस वाले करंट को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट किधर से किधर जाती है, पी से एन की तरफ। यहाँ तक तो समझ में आया, ओके। अब जब ये डिफ्यूजन करंट बना तो बीच की एक लेयर आई जिसमें ना तो होल है ना इलेक्ट्रॉन है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो आपस में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो ये जो बीच की लेयर है इसे क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। क्या बोल देंगे इसको, डिप्लीशन लेयर। अच्छा, अब ये जो डिप्लीशन लेयर बनी तो सोचो कि पहले से तो एन क्या था, न्यूट्रल था, और पी भी क्या था, न्यूट्रल था। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर कूद गया तो इधर कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव, और इधर कौन सा रह जाएगा, नेगेटिव। तो ये डिप्लीशन लेयर के एक तरफ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, एक तरफ कैसा चार्ज है, नेगेटिव। जब पॉजिटिव से नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। अब ये इधर का इलेक्ट्रॉन चाहता तो है इधर होल के पास चला जाऊं, ठीक है ना, मतलब इधर का इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं होल के पास चला जाऊं, लेकिन बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उधर नहीं जाने दे सकता। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा सकता है, उल्टा जा सकता है, सीधा नहीं जा सकता। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सीधी डायरेक्शन में जाना चाहता है, जा नहीं सकता, ठीक है ना। क्यों, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये उधर चला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्या बन गया, बैरियर। यहाँ क्या बन गया, एक बैरियर। इधर का पोटेंशियल ज्यादा, इधर का पोटेंशियल कम, इधर का पोटेंशियल ज्यादा, इधर का पोटेंशियल कम। तो ज्यादा पोटेंशियल और कम पोटेंशियल, तो इधर का वी पोटेंशियल ज्यादा हाई दिखा दिया, इसको दिखा दिया लो। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। यहाँ तक समझ में आ गया। मान लेते हैं ये पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.5 वोल्ट का, एक जनरल केस के लिए मान रहा हूं मैं ना। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल बैरियर, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर कूद नहीं सकता। तो जब हम मार्केट से परचेज करके लेके आएंगे सेमीकंडक्टर, तो आपको जो मिलेगा पी और एन टाइप तो मिलेगा, बीच में क्या बनी होगी, डिप्लीशन लेयर, और उसका कोई ना कोई पोटेंशियल बैरियर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पी टाइप को तो पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के ऐसे जोड़ दिया। अब जो ये बना आपके पास में डायोड, डायोड को आपने फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया है। इसको फॉरवर्ड क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम इसको बैटरी से लगाएंगे, अब बैटरी को मैंने ये तीर का निशान लगा रखा है ना, इसका मतलब है वेरिएबल वोल्टेज बैटरी है। वेरिएबल वोल्टेज बैटरी मतलब आप इसमें जीरो से लेके जितना भी वोल्टेज देना चाहते हो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, शुरुआत में 0.1 वोल्ट लगाया। अब सोचो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था वो कितना बना हुआ था, 0.5 का, इधर से कितना बना है, 0.1 का। नेट इफेक्ट कितना आया, 0.4। ये जो 0.4 का आया, क्या अभी करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, ये होल इधर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, अभी पोटेंशियल बैरियर है पर वो थोड़ा सा ही तो कम हुआ है, ज्यादा थोड़ी कम हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कूद के नहीं आ सकता अभी, ना होल कूद के उधर जा सकता है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। छोटा होता जाएगा का मतलब ये बीच में से लेयर में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये पोटेंशियल बैरियर था ना, तो ये बीच की लेयर का हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉन कूद सकता है। तो थोड़ी देर बाद में पोटेंशियल बैरियर तो कितना था, 0.5 वोल्ट का, लेकिन अगर हमने 0.4 वोल्ट भी लगा दिया तो पोटेंशियल बैरियर हो गया 0.1 वोल्ट का। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये वैल्यू इतनी छोटी होगी कि अब इलेक्ट्रॉन कूद जाता है आसानी से, तो थोड़ी बहुत तो करंट फ्लो हो जाएगी आपके लिए। तो जो थोड़ी बहुत करंट हुई, तो शुरुआत में तो वो करंट आ रहा था 0, क्योंकि अब कूद नहीं सकता था पहले।
फिर थोड़ी देर बाद में पोटेंशियल बैरियर छोटा होता गया तो करंट भी क्या होती गई, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती गई। तो वोल्टेज बढ़ाने से थोड़ी थोड़ी करंट इंक्रीज हुई, तो धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। फिर एक वोल्टेज आएगा जहां से आपके करंट जल्दी जल्दी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है ना। यहां से जैसे ही आप इस पोटेंशियल बैरियर को पार करोगे या पोटेंशियल बैरियर के जस्ट पहले आपको अचानक से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो तेज हो जाएगी तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ये करंट इंक्रीज हो जाएगी तो करंट का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब थोड़ा सा वोल्टेज लगा रहे हो, अचानक से करंट ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा वोल्टेज लगाए करंट ज्यादा हो जाता है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आपने करंट फ्लो करवा ली। अब जो ये करंट का और वोल्टेज का जो ग्राफ आया ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कैसा बन रहा है, ऐसा कर्व लाइन बन रहा है, ठीक है ना। ये कर्व लाइन है, ओम ने क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो ओम ने जो बोला उसका तो ब्रेक हो गया लो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनओमिक डिवाइसेस। क्या बोलेंगे इसको, अनओमिक डिवाइसेस। अनओमिक डिवाइसेस होगी। अच्छा, ओमिक डिवाइसेस कौन होती है, जिनके लिए ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन। यहां तक तो ठीक हो गया। ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में नी वोल्टेज होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है। नी वोल्टेज और पोटेंशियल बैरियर लगभग पास के होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं लिखना है आपको, ऐसा नहीं लिखना है कि इक्वल ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो हुई ये किसकी वजह से हुई, इधर के इलेक्ट्रॉन और इधर के होल, तो ये किसकी वजह से हो रही है, मेजॉरिटी। किसकी वजह से शुरू हुई है, ये मेजॉरिटी की वजह से। शुरुआत में करंट जीरो और धीरे धीरे करके इंक्रीज। ये जो करंट आएगी ये आएगी मिली एम्पियर में आएगी। किसमें आएगी, मिली एम्पियर। वोल्टेज तो आप भी 0.1 0.2 ऐसे करके 5 वोल्ट 6 वोल्ट तक ले जा सकते हो, लेकिन करंट किस में चल रही होगी, मिली एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में क्या होता है, अब हमने क्या किया कि ये बैटरी उल्टी लगा दी। अब आप कहोगे सर ये उल्टा क्यों बनाया, ये नेगेटिव की करंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब मैं बैटरी उल्टी लगाऊंगा तो करंट भी तो उल्टी फ्लो होगी, करंट भी तो उल्टी फ्लो होगी। मैं पोटेंशियल लगा रहा हूं तो नेगेटिव साइड गई तो लगा रहा हूं, तो मैंने ये ग्राफ को नेगेटिव साइड और करंट को नेगेटिव साइड इस तरह से शो किया है। अब मैं जब ऐसा करता हूं तो मैंने ये लगाया यहाँ पे लगा दिया एमीटर, यहाँ लगा दिया वोल्टमीटर। अब बैटरी को चालू किया, बैटरी को धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने से पहले क्या था, मेजॉरिटी वाले थे वो चार्ज पार्टिकल इधर उधर भाग रहे थे, मेजॉरिटी वाले। अब क्या है, मेजॉरिटी वाले तो दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, इधर क्या है होल्स मेजॉरिटी, इधर क्या है इलेक्ट्रॉन। इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं, इस तरफ, और होल किधर भाग रहे हैं, इस तरफ। दोनों एक दूसरे की तरफ भागने चाहिए थे, जिसकी जगह क्या कर रहे हैं, उल्टे भाग रहे हैं। होल उधर जा रहा है, होल इधर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहा है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब ये धीरे धीरे उधर जा रहे हैं तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये पतली होने की जगह क्या होने जा रही है, मोटी। तो डिप्लीशन लेयर थिकर होती जाएगी। ओके, अब भाग कौन सकता है उनकी डायरेक्शन में, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है और इधर का जो माइनॉरिटी होल है वो इधर भाग रहा है। देखो भाग तो दोनों रहे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। जब पहले केस में था तो ज्यादा कौन भाग रहा था, मेजॉरिटी। और ज्यादा भाग रहा था का मतलब क्या है, वो एक दूसरे से डिफ्यूज होकर करंट फ्लो करवा सकता था। अब भाग तो इधर भी दोनों रहे, लेकिन क्या है, जो करंट फ्लो हो सकती है वो केवल किसकी वजह से हो सकती है, माइनॉरिटी की वजह से। तो माइनॉरिटी की करंट शो होना शुरू होगी। अब माइनॉरिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे 10 ही है, 10 पार्टिकल है माइनॉरिटी, तो एक सेकंड में 10 ही फ्लो हो सकते हैं, इससे ज्यादा फ्लो होने का कोई चांस नहीं है। तो आपके लिए जो माइनॉरिटी की करंट होगी वो मैक्सिमम कितने तक पहुंचा सकते हो, 10 तक, 10 माइनॉरिटी चार्ज तक। तो इसके अंदर वैल्यू फिक्स होगी। अब आप वोल्टेज ज्यादा भी लगा दोगे तो भी क्या होगी, करंट इंक्रीज नहीं होगी इस वाले। तो हम धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट तो इंक्रीज होती है, लेकिन एक लेवल आता है उसके बाद में करंट इंक्रीज होना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ माइनॉरिटी आपके पास में कुछ फिक्स है। नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, फिक्स है, वो आपके पास लो है। तो ये किसकी वजह से है, माइनॉरिटी की वजह से। अब लेकिन होगा क्या कि ये माइनॉरिटी बनी किसकी वजह से थी, वो सोचो। बनी थी बॉन्ड टूटने की वजह से। जब बॉन्ड टूटे थे तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बने थे, ठीक है ना। तो अगर यहां पर भी बॉन्ड टूटे और यहां पर भी बॉन्ड टूटे, यहां पे बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन बनेगा माइनॉरिटी वाला, और यहां पे बॉन्ड टूटे तो मेजॉरिटी बनेगा, माइनॉरिटी भी बनेगा, माइनॉरिटी होल बन जाएंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ दोनों ही तो बन रहे हैं, दोनों बनने से फर्क नहीं पड़ रहा। देखो क्या हो रहा है, दोनों में बन रहे हैं तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बन रहे हैं। होल तो पहले से ही ज्यादा थे। आप समुद्र के अंदर एक बाल्टी जगह पानी गिरा दो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया,
कि अपनी एक बाल्टी के अंदर एक मग्गा और पानी का डाल दिया, ठीक है, एक भरी हुई बाल्टी थी उसके अंदर एक मग पानी और डाल दिया तो फर्क पड़ेगा उसको, ठीक है। तो बाल्टी के अंदर तो क्या है, आपने एक मग पानी डाला उससे फर्क पड़ गया, लेकिन समुद्र के अंदर आपने एक बाल्टी पूरी डाल दी पानी की तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहले से मेजोरिटी अगर इंक्रीज होती है तो कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी थोड़ी सी भी इंक्रीज होती है तो फर्क आ गया, क्योंकि अब आपके लिए चार्ज करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनॉरिटी इंक्रीज हुई इधर की भी और इधर की भी। जैसे ही माइनॉरिटी इंक्रीज हुई तो करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, रिवर्स बायस की करंट इंक्रीज होना शुरू हुई, तो माइनॉरिटी की वजह से रिवर्स बायस की करंट इंक्रीज होना शुरू हुई। ये कब होगा, जब बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड कब टूटेगा, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते जा रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज तो बढ़ाया जा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब इतना ज्यादा वोल्टेज लगा दिया कि बॉन्ड अपने आप टूटने लग जाएंगे, बॉन्ड अपने आप टूटने लगेंगे। जब बॉन्ड अपने आप टूटने लगेंगे तो क्या होगा, जब बॉन्ड टूटा, टूटते क्या बनेगा, होल इलेक्ट्रॉन दोनों बन गए, ठीक है। अब माइनॉरिटी इंक्रीज होने लगी तो अचानक से एक जगह आएगी जहां पे क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज लगते ही क्या होगा, बॉन्ड टूटना शुरू हुए, बॉन्ड टूटना शुरू हुए और माइनॉरिटी इंक्रीज हुई और आपके करंट भी अचानक से इंक्रीज हुई, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये दोनों ग्राफ एक साथ बनाते हैं तो इस तरह का कुछ बनेगा, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। फॉरवर्ड इस तरफ बनाना है पॉजिटिव साइड में, रिवर्स नेगेटिव साइड में। अच्छा, अब जो ये माइनॉरिटी इंक्रीज हो गई और आपके लिए करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ये ब्रेकडाउन दो टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेकडाउन दो टाइप का हो जाएगा। दो टाइप का मतलब ये जो बॉन्ड टूट रहे हैं ये दो तरीके से टूट सकते हैं, या तो हो सिलिकॉन का खुद का बॉन्ड टूट जाए, मतलब सेमीकंडक्टर का मटेरियल का खुद का टूटे, या वो किसका टूटे, डोपिंग एलिमेंट का टूटे। तो डोपिंग एलिमेंट का टूटे उसे तो हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन, और सिलिकॉन का खुद का टूटे तो क्या बोलेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन। तो जो एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन का फर्क है वो किसका है, खुद का टूटा है या डोपिंग एलिमेंट का टूटा है। तो अगर हम डोपिंग ज्यादा कर दें या कम कर दें तो जेनर ब्रेकडाउन को ऊपर नीचे करवा सकते हो, लेकिन जो एवलांच ब्रेकडाउन है वो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपने देखा कि जब फॉरवर्ड में देखते हैं तो फॉरवर्ड में तो करंट आ जाती है, लेकिन रिवर्स में तो करंट आती है तो बहुत थोड़ी आती है या न के बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो हम इस डायोड का एक सिंबल बनाते हैं, तो अगर हम फॉरवर्ड पी टाइप को तो ऐसे लिख लेंगे और एन को ऐसे डंडी खड़ी कर देंगे, ये हो गया। इस तरफ तो करंट फ्लो करा रहा है, ये पी और एन है, इस तरफ तो करंट फ्लो करवा रहा है, लेकिन इस तरफ तो नहीं करवा रहा है। नहीं करवा रहा है का मतलब करवा तो रहा है, लेकिन इतनी लो करंट है माइक्रो एम्पियर में, इससे भी 1000 गुना कम, वो कोई काम नहीं आ रही। तो हम इसको बोलते हैं आपके लिए रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में करंट आती है लेकिन रिवर्स में करंट नहीं आती, और रिवर्स में करंट कब आ सकती है, जब ब्रेकडाउन हो जाए तभी करंट आ सकती है, उसके बिना करंट नहीं आती। तो फॉरवर्ड और रिवर्स, इसके लिए इसका डायोड का जो सिंबल है वो इस तरह से हुआ, एक तीर का निशान और ये स्टॉप, लाइन का मतलब है स्टॉप और ये है तीर का निशान। तो हम जैसे ही ये डायोड बनाया तो आपको पता चल जाएगा कि इधर से इधर क्या है फॉरवर्ड और उधर से इधर क्या है रिवर्स। याद तो बात समझ आएगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, नीट जेईई में आता है वैसे तो, हमेशा करंट फ्लो होती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। अगर मैंने इधर लगा दिया 10 वोल्ट और इधर लगा दिया 3 वोल्ट तो क्या करंट फ्लो होगी, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट जाएगी और फॉरवर्ड बायसिंग है, हो जाएगा काम, ठीक है ना। पर अगर मैंने ऐसा कर दिया, कुछ यहां लगा दिया 10 वोल्ट और यहां लगा दिया 100 वोल्ट, अब बताओ अब करंट फ्लो होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपको कंक्लूजन समझ में आ गया ना कि ये फॉरवर्ड में क्यों है और ये रिवर्स में क्यों है। फॉरवर्ड में इसलिए क्योंकि हाई से लो की तरफ करंट जाती है, तो करंट जा रही है इधर, फ्लो हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, हाई इधर है लो इधर है, हाई से लो करंट इधर आना चाहती है लेकिन क्या है, स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये रिवर्स बायस का केस है, तो रिवर्स बायस में करंट नहीं। बात समझ में आ गई, ओके। हाँ, अभी वापस से पूछो। अब देखो, जो हमने फॉरवर्ड बायस कर्व बनाया था और रिवर्स बायस कर्व बनाया था, फॉरवर्ड बायस में इस तरह से कुछ बना था, रिवर्स में इस तरह से कुछ बना था। अच्छा, अब याद होगा आपको V इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना। तो R की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन I।
लेकिन ये V अपॉन I की वैल्यू अगर ओमिक डिवाइसेस होती है तब तो क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है इसका। ओमिक डिवाइसेस होती है तब तो क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, स्लोप चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर तो होता है रेजिस्टेंस, और यहां पर हम लेते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, डायनामिक रेजिस्टेंस। अब डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए ये जो R है इसको R डायनेमिक लिखेंगे, और I डायनेमिक का मतलब है कि यहां V और I के चेंजेस को देखेंगे, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I। समझ में आ गया, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I। अब ये डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I कैसे लिखेंगे, हम यहां पे अगर कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ले लेंगे, ये हो गया डेल्टा V, इतना सा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट का डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल्टा I। तो आप डेल्टा V यहां से और डेल्टा I यहां से पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके लिए, फॉरवर्ड बाइसिंग में डायनामिक रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बाइस में डायनामिक रेजिस्टेंस। अब सोचो अगर मैं वोल्टेज अगर आगे का लूं थोड़ी देर बाद का, तो अब की बार डेल्टा I की वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, डेल्टा I की वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो जब डेल्टा I इंक्रीज कर गया और डेल्टा V उसी साइज का लिया है मैंने, तो ये डेल्टा I इंक्रीज करने से फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। कैसे, अगर आप आगे की वोल्टेज लोगे, आगे का वोल्टेज गैप लोगे तो करंट गैप क्या आएगा, ज्यादा। तो करंट गैप देखो ज्यादा, ये डेल्टा V उतना ही है लेकिन V की डेल्टा I की वैल्यू ज्यादा होगी। डेल्टा I की वैल्यू ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो रेजिस्टेंस क्या होता जाता है, कम, ठीक है ना। इसीलिए इसको डायनेमिक का मतलब है चेंज हो रहा है। जब हम ओमिक डिवाइसेस लेते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन जब अनओमिक डिवाइसेस लेते हैं या सेमीकंडक्टर लेते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। शुरुआत में रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि चेंज इन करंट क्या है, जीरो। चेंज इन करंट जीरो है तो क्या है, ये जीरो आते ही इनफाइनाइट। शुरुआत में इंफिनिटी, फिर धीरे 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 रेजिस्टेंस क्या होने लग जाता है, लो होने लग जाता है। ये वाली बात समझे। अच्छा, जब रिवर्स बायस में बात करें तो शुरुआत में तो रेजिस्टेंस कम होता है, शुरुआत में रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन एक थोड़ी देर बाद के केस के लिए ले ले तो डेल्टा V की तो वैल्यू है लेकिन डेल्टा I की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो रिवर्स बायस के अंदर जो डायनामिक रेजिस्टेंस आता है वो कितना हो जाता है, इंफिनिटी। रिवर्स बायस में डायनामिक रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंफिनिटी। और फॉरवर्ड बायस में डायनामिक रेजिस्टेंस पहले इंफिनिटी होता है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू होता है। बाद में डिक्रीज होना शुरू होता है लेकिन डिक्रीज होना शुरू होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है। थोड़ी देर बाद में जैसे सैचुरेशन करंट मिली आपको और आपका करंट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, सॉरी करंट हो जाएगा, चेंज इन करंट जीरो और रेजिस्टेंस हो जाएगा इंफिनिटी। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। डायनामिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ओके।